पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी कंट्री को किसी भी तरह के एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। और अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो एक्सटर्नल थ्रेट से इंडिया को प्रोटेक्ट करने के अलावा और भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों सर्विसेज की होती है। पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को किस तरह से हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंश्योर करती है? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज हम देखेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन इंटरनल सिक्योरिटी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारा देश कई सालों से इंसर्जेंसी और टेररिज्म की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिसमें कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंसर्जेंसी और टेररिज्म से सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। इन अफेक्टेड रीजन्स में हुए वायलेंस के कारण हमने अपने कई आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स और सिविलियंस को खोया है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस इन रीजन्स में इंसर्जेंट्स और टेररिस्ट के अगेंस्ट फाइट करके इंडिया की इंटीग्रिटी और सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हालांकि इन स्पेसिफिक रीजन में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ऑपरेशन के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म से डील करने के लिए ड्यूल रोल प्ले करती है, दैट इज डायरेक्ट रोल एंड इनडायरेक्ट रोल। तो चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं। डायरेक्ट रोल, इंडियन आर्मी को प्राइमरीली रेज्ड और ट्रेंड किया गया था ताकि वो इंडिया को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करे, पर इसके बावजूद इंडियन आर्मी कई दशकों से जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इंसर्जेंसी और टेररिज्म से फाइट करने में डायरेक्ट रोल प्ले कर रही है। खैर, आर्मी का इन वॉलेटाइल रीजन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के पीछे एक ये भी रीजन है कि यहाँ पर इंसर्जेंसी को असिस्ट और सपोर्ट एक्सटर्नल एलिमेंट्स द्वारा देश में सामाजिक अशांति पैदा करने के इरादे से किया जाता है। इन रीजन में सिचुएशन इतनी खराब है कि CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इन इंसर्जेंट से डील करके पीस मेंटेन नहीं रख सकती है। जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी और टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ही है, जो पिछले 3 दशकों से कश्मीर में बैठे आतंकवादियों को उनकी गतिविधियों के लिए डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेररिस्ट कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है। पाकिस्तान टेररिस्ट को कई तरह के असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जैसे वो न्यूली रिक्रूटेड टेररिस्ट के लिए ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है, इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स करने के लिए लॉन्च पैड्स प्रोवाइड करता है और साथ ही जरूरी आर्म्स, एम्यूनिशंस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी टेररिस्ट को प्रोवाइड करता है। और इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से डील करने और शांति बनाए रखने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में CAPF के बजाय इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है। अब क्योंकि इंडियन आर्मी का यहाँ पर डायरेक्ट रोल है, इसलिए आर्मी ने एक स्पेशलाइज्ड काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स को रेज किया है, जिसका नाम है RR यानी राष्ट्रीय राइफल्स। इस काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स में इंडियन आर्मी के डिफरेंट यूनिट से सोल्जर्स डेपुटेशन पर आते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% पर्सनल्स इन्फेंट्री से होते हैं, वही बाकी के पर्सनल्स इंडियन आर्मी की दूसरी आर्म्स और सर्विसेज से RR में डेपुटेशन पर आते हैं। RR करंटली जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में डिप्लॉयड है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करना और कश्मीर वैली में पीस मेंटेन रखना। इतना ही नहीं बल्कि RR कई ह्यूमन वेलफेयर एक्टिविटीज परफॉर्म करती है टू एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके कारण वैली में इन्होंने लोकल्स के बीच अपनी खास पहचान बनाई है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी कई इंसर्जेंट ग्रुप जैसे ULFA यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, NDFB यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और UNLF यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ग्रुप एक्टिव है, जो फ्रीक्वेंटली टेररिस्ट ऑपरेशंस इंडियन एस्टैब्लिशमेंट्स पर कंडक्ट करते हैं। ये इंसर्जेंट ग्रुप्स इंडिया और म्यांमार के बीच मौजूद पोरस बॉर्डर से ऑपरेट करते हैं, जिनके बेसिस म्यांमार में हैं और इन्हें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस द्वारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड किए जाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर को इसके जियोग्राफिकल टेरेन के चलते फेंस करना काफी डिफिकल्ट है, जिसमें माउंटेन्स, वैलीज और डेंस फॉरेस्ट मौजूद हैं और इसके कारण से इंसर्जेंसी ग्रुप टेररिस्ट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इजीली बॉर्डर क्रॉस कर पाते हैं और वही इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इन बॉर्डर्स पर पेट्रोल करना और इन्हें सिक्योर करना काफी डिफिकल्ट होता है। जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद RR की तरह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के इन डिफिकल्ट टेरेन में एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्सेस असम राइफल्स को 1835 में रेज किया गया एज कैचर लेवी। आज असम राइफल में करीब 65,000 सोल्जर्स हैं, जिन्हें 46 बटालियंस और अन्य सपोर्ट यूनिट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में डिवाइड किया गया है। अगर असम राइफल्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना under the control of army by conducting counter insurgency operations and border security operations, emergency के टाइम पर civilians की मदद करना, remote areas में communication,
एजुकेशन और मेडिकल असिस्टेंस इंश्योर करना, ये सब असम राइफल्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर आता है। इसके अलावा पीस टाइम और प्रॉक्सी वॉर सिचुएशंस में इंडो चाइना और इंडो म्यांमार बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ये भी असम राइफल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। युद्ध के समय में अगर जरूरत पड़े तो इसे एज ए कॉम्बैट फोर्सेस यूज किया जा सकता है टू सिक्योर रियर एरियाज। ये तो हुई डायरेक्ट रोल की बात। अब देखते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म को डील करने के इनडायरेक्ट रोल्स को। सेंट्रल इंडिया में नक्सलाइट इंसर्जेंट्स द्वारा क्रिएटेड सिक्योरिटी थ्रेट जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में मौजूद सिचुएशन से काफी डिफरेंट है। दरअसल सेंट्रल इंडिया में इंसर्जेंसी का कॉज है इंडिया के ट्राइबल बेल्ट में मौजूद सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस रीजन में नक्सल इंसर्जेंसी को अंजाम देने वाले लोग मिसलेड इंडियंस हैं, जिन्हें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। नक्सली कई दशकों से इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और आम आदमी के खिलाफ हिंसक सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं, पर इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने नक्सलियों के खिलाफ सीधे अपनी आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल करने से परहेज किया है। और ऐसा न करने के पीछे दो बड़े रीजन हैं। पहला, ये नक्सल इंसर्जेंसी कंडक्ट करने वाले कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि पॉलिटिकल मिसगाइडेड इंडियंस हैं, जो इंडिया के ट्राइबल बेल्ट के पुअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। और डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पर यूज ना करने का दूसरा बड़ा रीजन है कि ये सब एक्टिविटी इंडिया के सेंट्रल पार्ट में हो रही है, जो हमारे बॉर्डर्स के काफी दूर है, जिसके कारण कोई एक्सटर्नल फैक्टर का इस नक्सल प्रॉब्लम को अपने एडवांस के लिए यूज करे, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। और अगर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करती है तो इसका मतलब होगा कि अपने ही सिटीजन्स के अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस का यूज करना। पर क्योंकि ये नक्सली हथियार बंद होते हैं, इसलिए हमें इनको रोकने के लिए एक फोर्स की जरूरत थी और इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स की रिस्पेक्टिव स्टेट पुलिस को दी गई। पर सवाल आता है कि अगर CRPF और स्टेट पुलिस नक्सल इंसर्जेंट से डील करते हैं तो इसमें आर्म्ड फोर्सेस का रोल कहां से आया? दरअसल इंडियन आर्मी ही CRPF के कमांडोज को IED को डिफ्यूज और जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेन करती है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स भी नक्सल इंसर्जेंसी हिट एरियाज में अपने हेलीकॉप्टर्स को इमीडिएट मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए डिप्लॉय करती है, ताकि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के दौरान वोंडेड पैरामिलिट्री सोल्जर्स को इवैक्यूएट किया जा सके। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से IAF अपने ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर Mi-17 का यूज पैरामिलिट्री ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज करती है। और इस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में इनडायरेक्ट रोल प्ले करती है, प्रोटेक्टिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक एसेट्स। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक और इम्पोर्टेंट टास्क होता है, दैट इज कंट्री के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। इंडिया के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के रोल की बात करने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी नेशन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स क्या होते हैं। दरअसल किसी भी नेशन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स का मतलब वो सभी इंपॉर्टेंट मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंट्री की सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ से एसोसिएटेड हो। अब अगर इंडिया के स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात करें तो ये है मिलिट्री बेसेस, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, ऑयल रिफाइनरीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, नेशनल कैपिटल पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट ब्रिजेस अक्रॉस मेजर रिवर्स, डैम्स और ऑफशोर ऑयल रिग्स। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों विंग्स के लिए वॉर टाइम में ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफी जरूरी होते हैं। नेवल पोर्ट्स और एयर बेसिस जैसे एसेट्स टेररिस्ट के प्राइम टारगेट्स होते हैं, क्योंकि इससे वो इनडायरेक्टली हमें डिसेबल्ड कर सकते हैं। और 2016 में हुए पठानकोट एयरबेस अटैक एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कैसे टेररिस्ट ग्रुप्स इंडिया के इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट करते हैं। और इसी कारण से अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को प्रोटेक्ट करना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ड्यूटी है। इन एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और तीनों सर्विसेज की अपनी स्पेशल फोर्सेज हैं, दैट इज पैरा स्पेशल फोर्स, मार्कोस और गरुड़ कमांडो फोर्स। वैसे तो NSG मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, पर इसके स्पेशल एक्शन ग्रुप में इंडियन आर्मी के पर्सनल ही डेपुटेशन पर जाते हैं। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों सर्विसेज की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, जो जरूरत पड़ने पर लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी या एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। और अगर आप इंडिया की सभी इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल DDE एग्जाम पर पब्लिश्ड ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।